नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टीवीएस बुक यानी भूत प्रेत और आत्माओं से संबंधित कहानियाँ। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट दौड़ने लगती है। मुझे पहाड़ हमेशा से ही पसंद रहे हैं, इसलिए जैसे ही मेरा तबादला पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए एक घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी, इसलिए मुझे जल्द ही अपने सपनों का महल मिल गया। उसे मकान न कहकर अगर हवेली बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 कमरे, एक गैराज, एक छोटा बगीचा, सभी कुछ तो था वहां। जब सब सही से निपट गया तो मैंने अपनी धर्म पत्नी को भी बुलावा दे दिया। वैसे आपको बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी सरोज व मेरे पत्नी का एक भाई विनोद और साथ में मेरी प्यारी 2 बिल्लियां थी। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरों की जरूरत थी, अतः मैंने पास के गांव जाकर 2 नौकरों का बंदोबस्त करने की सोची और अगले दिन मैं सवेरे ही पास के गांव चला गया। वह गांव काफी अजीब था। ऐसा लगता था जैसे लोग अपनी जिंदगी काट रहे हों, जी नहीं रहे हों। एक अजीब सी मनहूसियत उनके चेहरों पर छाई हुई थी। मैंने एक छोटी दुकान देखी और वहां जाकर पूछा कि कोई कामगार यहाँ मिल सकते हैं क्या। दुकानदार बोला, बाबूजी, यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। वैसे भी यहाँ के लोगों को ज्यादा काम मिल नहीं पाता। उसने एक छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलावा भेजा। थोड़ी देर में ही काम करने की इच्छुक एक छोटी सी भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो बस जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। उन लोगों के चेहरे पर मैं डर देख सकता था। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे पास से हट गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो वहां बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। वह काफी समृद्ध था। इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसकी व उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार में से वो व्यापारी ही बचा था। उस व्यापारी ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना जानता था। उसने उस घर और इस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई हैं। लोग मरने लगे। तब गांव के ही कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियां आम होती हैं, इसलिए मैंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसे ज्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल ही गए। जब घर में वापस आया तो मेरी पत्नी सरोज घर की सफाई करने में व्यस्त थी। तभी अचानक विनोद कहीं से एक छोटा पुराना घड़ा उठा लाया और इससे पहले कि हम कुछ कहते वो घड़ा विनोद के हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज गई और एक भयानक दुर्गंध आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े और उससे निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाज आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियां आपस में लड़ रही थीं। यह बहुत अप्रत्याशित था क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए नहीं देखा था। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी जैसे कि कुछ ढूंढ रही हों।
तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़की दरवाजे तेज आवाज में बजने लगे। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे कि तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयानक आवाज में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियां अभी भी गुर्राती हुई आसपास के दरवाजों पर अपने पंजे मार रही थी। सरोज और विनोद भी अंदर आ चुके थे। क्या भयावह मौसम है, मेरी पत्नी सरोज ने कहा। विनोद भी काफी डरा हुआ और सहमा हुआ था। बचपन से ही विनोद बोलने और सुनने में असमर्थ था। विनोद बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने उससे इशारे में पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पेड़ के सहारे टिका हुआ था। तूफान में उसका सफेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब धुआं हो गया। मैं सभी के साथ हाल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान थम गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ गया जहां पर मैंने वो कपड़े में लिपटा इंसान देखा था। उस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी आंखों का वहम हो, लेकिन तभी मैंने वहां एक जला हुआ सफेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब एक वहम है या हकीकत है। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे शयन कक्ष का सारा सामान उलट पुलट दिया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। सरोज ये सब देखकर रोने लगी और कहने लगी कि जरूर इस घर में कुछ बुरा है। लेकिन मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे, इसलिए ये प्रपंच कर रहे हैं। उस रात हमने हाल में सोने का फैसला किया। शाम होते होते एक धुंध सी चारों तरफ फैलने लगी। उस धुंध में एक अलग ही तरह की गंध थी। रात को काफी देर में मुझे नींद आई। अचानक एक चीख से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि विनोद काफी घबराया हुआ था और उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि वह आ रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिस इंसान ने कभी जिंदगी में कोई शब्द नहीं बोला, वो आज इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वहीं कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान उसी पेड़ के सहारे खड़ा था। तभी अंदर से मेरी दोनों बिल्लियों के लड़ने और रोने की आवाज आने लगी। ये सब देखकर सरोज और विनोद बेतहासा रोने लगे। मैं इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों को डांट कर चुप हो जाने के लिए बोला। पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव से वो दोनों नौकर हरि और मोहन आ चुके थे। मैंने उन दोनों को आसपास की झाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैं विनोद से मिला तो उसे देखकर साफ जाहिर होता था कि उसे रात का कुछ भी नहीं पता। तभी बाहर से हरि की आवाज आई। वह मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ था। मैंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने यह गड्ढा बनाया होगा। मैंने उस गड्ढे का मुंह एक पत्थर से बंद करवा दिया। शाम तक कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मैंने सुकून की सांस ली। लेकिन शाम होते होते फिर वही धुंध फैलने लगी। तभी सरोज ने आकर बताया कि विनोद को तेज बुखार हुआ है। मैंने देखा कि विनोद तेज बुखार से झुलस रहा है। रात में मैंने बाहर निकलना ठीक नहीं समझा, इसलिए हमने घर में ही रखी हुई दवाइयों का सहारा लिया। सरोज और विनोद के सोने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद मुझे बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। मैं भागकर बाहर आया तो
मैंने देखा कि विनोद का शरीर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से निकल रहे खून को मेरी दोनों बिल्लियां चाटने में मगन थी। मैंने तुरंत विनोद को उठाया और अंदर ले आया। उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था और दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। विनोद की यह हालत देखकर सरोज ने रोना शुरू कर दिया। मेरी सोचने समझने की शक्ति जा चुकी थी। तभी मैंने विनोद के जिस्म में हरकत महसूस की। यह देखकर मैंने देर नहीं की, कार निकाली और विनोद और सरोज को लेकर अस्पताल चला गया। विनोद को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि विनोद अब खतरे से बाहर है। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तभी सरोज वहां आकर सिसकने लगी और उसने मुझसे कहा कि अब वह उस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी वहां से निकलने का फैसला कर लिया और सरोज से कहा कि विनोद के ठीक होते ही हम वहां नहीं रहेंगे। अस्पताल में रात से दोपहर हो चुकी थी। तभी नर्स ने आकर बोला कि हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, विनोद को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सरोज से घर चलने के लिए बोला, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी। मैंने अकेले ही घर आने का फैसला किया क्योंकि मेरे ऑफिस के भी कुछ जरूरी दस्तावेजों का काम बाकी था। मैं वापस घर आ गया। मैंने देखा कि कुछ और झाड़ियां भी साफ हो गई हैं। इसका मतलब कि हरी और मोहन आए थे। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस गड्ढे का मुंह फिर से खुला हुआ था। हाल में आकर मैंने लैपटॉप ऑन किया और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी और बाहर फिर से धुंध छाने लगी थी। इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए मैं फिल्म देखने लगा। फिल्म को देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म ना होकर मेरी ही जिंदगी पर्दे पर दिखाई जा रही हो। थोड़ी ही देर में फिल्म में वह सीन भी आ गया जिसमें किरदार टीवी के सामने बैठा था। मैं फिल्म को और भी गौर से देखने लगा। मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होता है। तभी फिल्म में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने लगती है और मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि बाहर एक जोरदार आवाज के साथ बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज भी साफ सुनाई पड़ने लगी। उसके बाद फिल्म में कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक तेज आवाज के साथ टीवी बंद हो गया। मुझ में बहुत हिम्मत थी और मैं जल्दी ही घबराने वालों में से नहीं था। तभी मैंने एक जोरदार आवाज सुनी। शायद कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता था। यह बिल्कुल ऐसा था जैसे फिल्म में देखा था। और तभी एक आवाज के साथ दरवाजा टूटने की आवाज आई। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली हो। बाहर जो भी था वह अंदर आ चुका था। मैं उसके सरकने की आवाज सुन सकता था। वह धीरे धीरे हर कमरे के दरवाजे को तोड़ रहा था। शायद उसे मेरी ही तलाश थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी और ना ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति बची थी। लगता था कि किसी ने मुझे उस कुर्सी से बांध दिया हो। वह आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अब मैं उसकी सांसों की आवाज भी सुन सकता था। मैंने कुर्सी से उठकर भागने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं कुर्सी से नीचे जा गिरा। मेरे गिरने की आवाज से उसे शायद यह एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ और मैंने देखा कि कोई है जो मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहां से सरक सरक कर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी तेज आवाज के साथ मेरे कमरे का दरवाजा टूटकर दूर जा पड़ा और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। मैं नहीं जानता था कि वह इंसान था या जानवर।
उसकी लंबाई तकरीबन 8.5 फीट रही होगी। उसका अधिकतर जिस्म बालों से ढका था। अपने बड़े और विशाल नखूनों को आगे किए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक पल को लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी किसी बाहर से बंदूक चलने की आवाज आई। बंदूक की गोली अवश्य उस जानवर को लगी थी, इसलिए वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। इसके साथ ही हरी और मोहन दोनों अंदर आ गए। हरी ने मुझे सहारा देकर उठाया। आप ठीक तो हैं? हरी ने मुझसे पूछा। मेरे हलक से आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी मोहन ने मुझे पानी लेकर दिया। पानी पीकर मुझे कुछ हिम्मत आई। बाहर कुछ और लोग भी थे। हमें उसे ढूंढना होगा। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। उसके खून के निशान भी यहाँ हैं, हरी ने कहा, और यह कहकर वह बाहर निकल गया। मोहन ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। हम सब बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। उसके शरीर से निकले खून के धब्बे भी एक जगह आकर खत्म हो गए थे। उसे यहीं आसपास होना चाहिए था, मोहन ने कहा। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि वह कहीं आसपास ही है। ढूंढते हुए मैं उसी गड्ढे के पास पहुंच गया। मैंने वहां पर वैसी ही दुर्गंध महसूस की जैसी मैं घर के अंदर महसूस करता था। मेरे पास एक तेज रोशनी करने वाली टार्च थी। मैं उसके द्वारा उस गड्ढे में देखने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक अंदर से 2 हाथ निकले और उन्होंने मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया। मैं सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मैं उसके हाथों से बचने की भरकस कोशिश कर रहा था। इतने में ही मेरी चीख सुनकर हरी और मोहन वहां पहुंच गए। अचानक उन हाथों की पकड़ कुछ कम हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सका और उस गड्ढे में जा गिरा। आप घबराना मत, हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से हरी और मोहन बोले। यह अच्छा था कि मेरी टार्च मेरे पास थी। मैंने टार्च से आसपास देखना शुरू किया। वह एक पुराना तहखाना था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से बाकी लोग भी वहां आ गए। मेरा दिल किसी भी अनहोनी को सोचकर तेजी से धड़क रहा था। वह सुरंगनुमा तहखाना अंदर से बहुत बड़ा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। सुरंग में जहां तहां जानवरों के अवशेष पड़े थे। आखिर में वह तहखाना एक बड़े से हाल कमरे जैसी जगह पर आकर खत्म हो गया। हमारी उम्मीद के विपरीत हमें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम वहां से निकल ही रहे थे कि मोहन ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ा। जरूर यहाँ कुछ छिपा हुआ है, मोहन बोला। हमने फर्श पर टटोल कर देखा और हमें एक जगह वो उभार मिल गया। यह एक बड़ी लोहे की चादर थी। जैसे ही हमने उसे सरकाया तो एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। वह विशाल दानव वहां इस तरह से लेटा था जैसे कि कोई मूर्ति हो। एक कुल्हाड़ी उसके दोनों हाथों में फंसी हुई थी। मैंने इसी पर ही गोली चलाई थी, हरी बोला। लेकिन ऐसा लगता है कि यह यहाँ पर सालों से पड़ा हो, मोहन बोला। तभी मैंने देखा उसके बाएं कंधे पर एक सुराग जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। मैंने इशारे से बाकी लोगों को यह दिखाया। इसे अभी के अभी जलाना होगा, हरी ने कहा। हमें कुछ लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी, लेकिन इसे ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता, मैंने कहा। आखिर में हम 4 लोग वहीं रुके और बाकी लोग लकड़ियां इकट्ठी करने चले गए। हमें आसपास भी देखना चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए, मोहन ने कहा। हम आसपास देखने लगे कि तभी उस मुर्दे में कहां से जान आ गई और उसने एक ही बारी में हमारे साथ के एक व्यक्ति को एक ही बार में 2 हिस्सों में काट दिया। यहां से भागो, अपनी जान बचाओ,
मैं चिल्लाया। हम तेजी से चिल्लाते हुए भागने लगे। वह बिल्कुल हमारे पीछे था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया। मेरे ही पीछे मोहन आ गया, लेकिन शायद हमसे पीछे वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक ही झटके में उस दानव ने उसे भी कुल्हाड़ी से खत्म कर दिया। अब वह गड्ढे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों के समान दहक रही थी। लेकिन इस बार हम भी तैयार थे। एक तरफ से मोहन ने उस पर जलती हुई मसाल फेंकी। बड़े बड़े बालों की वजह से उस दानव में एकदम आग लग गई। उसने मोहन पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन मोहन सावधान था। उसने अपना बचाव कर लिया था। बस हम लोग मसालों के साथ उस पर झपट पड़े और उसे जला दिया। उसके चीखें वातावरण को भयानक बना रही थी और आखिर में चीखों के साथ वह जमीन पर आ गिरा और कुछ ही समय बाद वह राख में बदल गया। उसके खत्म होते ही सभी ने सुकून की सांस ली। हम सभी हाल में आकर बैठ गए। मेरे मस्तिष्क में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि क्या हरि और मोहन को पहले से ही सब पता था। शायद मोहन समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि आप यही सोच रहे होंगे कि हम लोग कैसे यहाँ आए और क्या हमें सब पता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ का रहस्य बहुत पहले से ही पता था। अगर आप हमें यहाँ आने से पहले मिले होते तो हम आपको कभी भी इस घर में आने नहीं देते। आपके गांव आने से पहले ही इसे आपकी गंध मिल गई होगी। हमें बहुत समय से इसकी खोज थी, इसलिए हम आपके यहाँ नौकर बनकर आए ताकि आपको शक भी ना हो और हमारी खोजबीन भी चलती रहे। अगर हम आपको पहले ही सब बता देते तो आप ना तो हमारी बातों पर यकीन करते और ना ही हमें यहाँ आने देते। आज इसकी कहानी भी खत्म हो गई। तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने बाहर देखा तो तूफान बढ़ा चला आ रहा था। मैंने कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वह देखो, पेड़ के पास सब उठकर वही देखने लगे। मैंने इशारा किया था। वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, लेकिन इस बार वह पेड़ से नहीं टिका था, बल्कि उसका शरीर आसमान में लहरा रहा था। उसके शरीर से लिपटे कपड़ों की पट्टियां एक एक करके तूफान में उड़ी जा रही थी। ये क्या बला है? हरि बोला। मैंने कहा, इसे भी मैं बहुत बार यहीं देख चुका हूं। तभी मोहन ने उस पर फायर किया, लेकिन उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। एक एक करके उसने 3 फायर किए, लेकिन सब व्यर्थ। इस पर मेरी गोलियों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। हमें कुछ और देखना होगा, मेरे पास कुछ और भी है। यह कहकर मोहन ने अपना बैग खोला और 3 त्रिशूल निकाल लिए। उसने बताया कि ये त्रिशूल एक विशेष धातु से बने हैं और अभिमंत्रित भी हैं। हमने एक एक त्रिशूल उठाया और बाहर आ गए। मोहन त्रिशूल लेकर उसके करीब पहुंच चुका था। तभी उस इंसान की आखिरी पट्टी भी उड़ गई और वह ऐसे हो गया जैसे कि वहां कोई इंसान था ही नहीं। वातावरण एकदम निस्तब्ध हो गया और वहां एक घनी धुंध छाने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि हमें मोहन भी दिखना बंद हो गया। तभी मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी। थोड़ी ही देर में मोहन का निर्जीव जिस्म मेरे पैरों में पड़ा था। मैं वहां से चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे पैर किधर जा रहे हैं। पीछे से फायर और चिल्लाने की आवाजें ही आ रही थी। तभी मेरे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे पास ही कुछ चटकने जैसी आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह मेरी बिल्ली ही थी। उसके पास एक लाश पड़ी थी जिसे वह चबाने में व्यस्त थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे देख लिया। अब वह लाश को छोड़कर मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें एकदम शीशे जैसी चमक रही थी। वो मुझ पर झपटी। मैंने अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली चबा डाली।
मैं दर्द से कराहने लगा। किसी तरह से मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और कसकर उसे दबाने लगा। कुछ ही देर में शांत पड़ गई। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था। मैंने रुमाल निकाला और अपने हाथ पर कसकर बांध लिया। मैं बहुत चौकस होकर आगे बढ़ने लगा। उस धुंध में कुछ भी देखना बहुत मुश्किल था। मैं उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैं यहाँ आया था। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। थोड़ी ही दूर मैंने किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ सुनी। यह शायद हम में से कोई हो, यह सोचकर मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। यह हरी था। वह तेजी से सांस ले रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे त्रिशूल देते हुए कहा कि इसे रखो, इसकी जरूरत पड़ेगी। यह कहते ही वह सिसकने लगा और मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे बचा लो। तभी उसे पीछे की तरफ किसी ने खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे मध्यम पड़ गई थी। अब शायद मेरी बारी है। यह सोचकर मैंने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। मैं चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जो कोई भी है मेरे बहुत नज़दीक है। तभी मुझे कोई मेरे पैरों से पकड़कर घसीटने लगा। धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था। दिख रहा था तो सिर्फ बड़ी बड़ी दो चमकदार आंखें। न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने पूरी ताकत से वह त्रिशूल उसकी आंखों में घुसा दिया। मेरा इतना करना था कि जैसे बवंडर आ गया हो। सारी धुंध उड़ चुकी थी। मैं उठकर वहां से अपनी कार की तरफ भागने लगा। वह बवंडर बहुत तेज था। मैं कार में बैठा और अपने हाथ के दर्द की परवाह न करते हुए पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल ली। कार के साइड वाले शीशे में मैं उस बवंडर को देख रहा था। वह घर भी उस बवंडर में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं वहां से सीधा अस्पताल पहुंचा। मेरी पत्नी सरोज ने जब मेरी यह हालत देखी तो उसने मुझसे कारण जानना चाहा। मैंने अपना छोटा सा एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया। अब विनोद कैसा है, मैंने पूछा। वह अब बहुत बेहतर है, सरोज बोली। देखो जी, अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, सरोज बोली। मैंने कहा, हाँ, अब हम वहां नहीं जाएंगे। मैं आज ही अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे रहा हूँ। यह कहते हुए मैं टीवी पर वह समाचार देखने लगा जिसमें आ रहा था कि भूस्खलन में पहाड़ी पर बना एक घर नष्ट हो गया तथा अब तक 4 लाशें बरामद हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही बचना लिखा था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और कहानी कैसी है यह कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।